अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम हैलिडेय रेजनिंग रेंज का सेशन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। तो सेशन नंबर 1 में हमने मेजरमेंट्स के जो थ्योरी थी उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, उसके नोट्स आपको शेयर कर दिए गए हैं। तो अब जो सेकंड सेशन है इसमें हमने क्या करना है, हैलिडेय रेजनिंग रेंज जो मेजरमेंट्स है उसकी हमने एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। तो इसके 29 एमसीक्यूज हैं, तो आज हम 7 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बाकी फिर जो एमसीक्यूज होंगे वो इंशाल्लाह ताला मंडे को डिस्कस करेंगे अगर हो जाती हैं, क्योंकि पीछे फिर रह जाने हैं 22 एमसीक्यू रह जाने हैं। तो सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा। तो अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे को होगी। और देखिए थोड़ा सा वो मुहर्रम के दिन है, तो इसलिए वो मेरी मसरूफियात थोड़ी बढ़ गई हैं और तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, तो इसलिए ना यकदम से काम का बर्डन भी बढ़ गया है। तो इस वजह से क्लास की जो टाइमिंग है वो डिस्टर्ब हुई है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो थोड़ी मसरूफियात कम होंगी तो टाइमिंग जो है ना वो अपनी जो छुट्टी वो रूटीन है उससे रूटीन पे हुआ करेगी। तो ये 19-20 हो जाता है, तो ये सम टाइम ज़ाहिर है कल वो लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तो मसरूफियात भी हो जाती हैं और तबीयत भी खराब हो गई, तभी भी मेरी तबीयत खराब है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप ये क्लास मिस नहीं करनी, तो कुछ ना कुछ आज हम पढ़ेंगे जरूर। तो इसलिए 10 बज के 15 मिनट का वो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला एमसीक्यू हमारा, द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज बेस्ड ऑन। देखिए हमने ये डिस्कस हम कर चुके हैं कि जो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए वो इनवेरिएबल होना चाहिए और असेसिबल होना चाहिए। तो चार ऑप्शन हमारे पास। पहला ऑप्शन है द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्या हम डेली रोटेशन ऑफ अर्थ को एज अ टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं? दूसरा, क्रिप्टोन 86 का जो आइसोटोप है उसको क्या ले सकते हैं? ऑप्शन नंबर जो सी है ये कहता है कि जो ईयरली रेवोल्यूशन होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अर्थ है वो सूर्य के गिर्द जो एक चक्कर है या एक रेवोल्यूशन है वो एक साल में कंप्लीट कर दी, यानी कि 365 365.25 डेज में क्या करती है, अपनी वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करती है। क्या इसको टाइम स्टैंडर्ड ले सकती हैं? नो सर। फिर डी है प्रेसिजन पेंडुलम क्लॉक। क्या पेंडुलम को हम ले सकती हैं? और ये ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नन डी। ऑफ दीज। नहीं, ऑप्शन इसका ई नन आंसर ऑफ है दी। डी। हाँ जी, हाँ सर क्योंकि न। इससे हाँ ये ठीक। क्योंकि टाइम सीजियम एटम के जो वाइब्रेशन है उनको डिफाइन करता है। यहाँ पे सीजियम ऑप्शन वाला नहीं है, तो ई ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी ऐसे ही है। तब इसके रीजन देख लेते हैं। अब देखिए जो एक्सप्लेनेशन है वो दो तरह की मैंने दी हुई है। पहली एक्सप्लेनेशन है कि जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट क्यों है, और जो दूसरी एक्सप्लेनेशन है वो है कि रॉन्ग आंसर रॉन्ग क्यों है। तो इससे आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छा हो जाएगा। अब आप जो पहली एक्सप्लेनेशन है ये बता रही है कि जो ऑप्शन करेक्ट है वो करेक्ट क्यों है। द करेक्ट ऑप्शन इज द एसआई स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जैसे स्पीड ने मेंशन की है, सीजियम 133 एटम। ये हमारा टाइम स्टैंडर्ड है। देयरफॉर आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। अब ज़ाहिर है ये एटॉमिक क्लॉक है हमारा। द यूज ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स प्रोवाइड अ हाईली प्रिसाइज एंड स्टेबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग टाइम। ये जो एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं ये ज्यादा अच्छे क्लॉक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें वो अच्छा प्रिसाइजली हमें क्या कहते हैं, टाइम देती हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, आप देखें क्रिप्टोन 86 वो भी तो एटम है ना, क्योंकि वो ज़ाहिर है कोई बड़ी चीज तो नहीं, वो भी तो एटम है, लेकिन वो हमने इसको यूज नहीं किया। तो यानी कि आंसर मिला कि हर एटम को हम यूज नहीं कर सकते टाइम स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि क्रिप्टोन 186 वो हमने यूज नहीं किया, लेकिन सीजियम 133 को हम यूज कर लिया। तो क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, frequency of the radiation emitted by the cesium-133 is very consistent। तो ये बड़ी कंसिस्टेंटली ये क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है, जो नंबर होता है वो सेम होता है। दिस डेफिनेशन ऑफ सेकंड वाज अडॉप्टेड बाय 30। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि जो डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड है सीजियम 133 की, ये कौन सी जनरल कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट की गई थी? 13 जनरल कॉन्फ्रेंस में 1967 में, पाकिस्तान की जंग होने के 2 साल बाद, और अभी तक यही यूज हो रहा है। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड
रिलायबल वे ऑफ मेजरिंग टाइम। तो यहाँ तक क्लियर है। जी सर, यहाँ पर क्लियर है। अब नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो रॉन्ग ऑप्शन की है, कि जो ऑप्शन रॉन्ग है वो रॉन्ग क्यों है। ऑप्शन ए पहले आ जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट अ कांस्टेंट। अभी हमने पढ़ा कि कंसिस्टेंट होना चाहिए हमारा टाइम स्टैंडर्ड। ये तो हमें पहले ही हमें पता चल गया कि ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें केपलर ने बता दिया था कि जो प्लैनेट्स होती हैं वो क्या करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो सन होता है वो सेंटर पर नहीं होता, बल्कि फोकस फोकस पर होता है। तो उसका जो अर्थ है वो सन से कभी पास हो जाती है, कभी दूर हो जाती है। तो ज़ाहिर है फिर उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही रोटेशन ऑफ अर्थ की, सॉरी जो मैंने बात की है वो सर्कुलेटरी मोशन की है। रोटेशन ऑफ अर्थ का मतलब है जमीन का खुद वो रोटेट करना। अब देखिए जो जमीन की जो रोटेशन है, टाइड जो होती है ये भी उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। जो तेज आंधी आती हैं वो भी इस पर असरअंदाज होती हैं। और जियोलॉजिकल इवेंट्स वो भी इस पर असरअंदाज होते हैं। कैसे, ये हम देखते हैं। तो ये जब असरअंदाज होती हैं तो ये जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइडल फोर्सेस। अर्थ की अपनी स्पिन मोशन उसकी बात हो रही है। अब देखिए जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द अर्थ ओशंस। आप जानते हैं कि जो मून होता है वो क्या क्रिएट करता है, वो टाइड्स को क्रिएट करता है। दो टाइम होती है, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मद्दो जजर। तो वो कहता है कि ये जो टाइड्स होती हैं एज द अर्थ रोटेट, क्योंकि अर्थ खुद भी रोटेट कर रही है, द टाइडल द टाइडल बल्जेस causes a drag on the planet। ड्रैग का मतलब कि उसकी थोड़ी सी मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि ये अगर अर्थ है ना, इसके ऊपर ओशन है, पानी, ये पानी का कंसीडर कर लें, तो ये इसको जो मून है वो उसको खींच रहा है। अर्थ अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये क्या कर रही है, मून इसको, पानी है इसके ऊपर, वो क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये उसकी जो मोशन है वो थोड़ा सा उसको क्या करेगी, ड्रैग करेगी, उसको डिस्टर्ब करेगी, थोड़ा सा उसको स्लो डाउन कर देगी। लेकिन ये जो सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे ना, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये जाहिर है कि थोड़ा बहुत ही वो कंट्रीब्यूट करती हैं, कोई मेजरली वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन इतना कंट्रीब्यूट करती हैं कि जो टाइम स्टैंडर्ड है हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि हमें इससे अच्छा टाइम स्टैंडर्ड मिली कि वो क्या, सीजियम 133। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था कि अगर रोटेशन ऑफ अर्थ उसको हम लें, क्योंकि रोटेशन मतलब जमीन का खुद घूमना, तो उसका जब हमने कंपैरिजन किया था सीरिया 133 से, जो जब हम थ्योरी वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर हमें वो पता चला था कि जो डाटा मिलता है वो हमें बताता है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो बहुत पुअर स्टैंडर्ड है। ellipse had two foci in elliptical path of earth, one foci is sun, the other foci is। फोकाई का मतलब वो कह रहा है कि सन एक फोकस पर लाई करता है, दूसरा फोकाई पे सन लाई नहीं होगा, सिर्फ एक से फोकाई पे सन होगा। अगर ये एलिप्स है ये उसका सेंटर है, तो ये उसका फोकस है, एक ये फोकस और एक ये फोकस है। सन सिर्फ इस पर होगा, दूसरे पर वो खाली रहेगा, ये इसका मतलब है। क्योंकि यहाँ पर अर्थ की स्पीड तेज हो जाती है क्योंकि सन के पास है, लेकिन जब यहाँ पर आती है क्योंकि इस फोकाई पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। तो ये वो के लिए वो पाती है। क्लियर है। और आप जानते हैं कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो क्या करता है, उसकी वजह से दिन रात बनते हैं। तो चूंकि ये थोड़ी सी मोशन को स्लो डाउन कर देती है, तो इसलिए थोड़ा सा जो दिन है वो बड़ा हो जाता है। तो ये आपने देखा कि दिन जो छोटे बड़े क्यों होती हैं, तो उसमें जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो कंट्रीब्यूट करती है दिनों में। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये क्या कर देती हैं, दिन को थोड़ा सा बड़ा कर देती हैं। एटमॉस्फेरिक विंड जो आंधी आती हैं, the movement of air in the atmosphere can also affect the rotation of Earth. The transfer of momentum between the Earth's surface and the atmosphere can cause changes in the planet's rotation rate। जाहिर है कि उसका मोमेंटम होगा तो वो भी अर्थ को क्या कर देगी, वो डिस्टर्ब कर देगी। जैसे कि जेट स्ट्रीम विच इज अ हाई अल्टीट्यूड विंड that circles the earth can cause the planet to speed up or slow down slightly। बार बार मैं बता रही है, बड़े स्लाइटली ये फिनोमिनल होती हैं।
जियोलॉजिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक एरप्शन हो गई, ये भी क्या करती हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस की शिफ्टिंग करती हैं। तो शिफ्टिंग की वजह से कुछ एक हिस्से पर थोड़ा सा मैस ज्यादा हो जाएगा, दूसरे हिस्से पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उसकी जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देगा, दूसरे हिस्से से ज्यादा कर देगा। विंड चेंज अर्थ रोटेशन। अब देखिए ना कि अर्थ आप जानते हैं, अर्थ किससे, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर मौजूद है, वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर को वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जो एटमॉस्फेरिक है ना, आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सारे क्या करते हैं, हम पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो जब आंधी बहुत तेजी से चलेगी तो उसकी स्पीड को वो स्लो डाउन करेगी। क्लियर है फहीमुल्लाह, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पे एक्सर्ट होता है, तो जाहिर है कि जब ज्यादा वो गैसेज होंगी, ज्यादा विंड प्रेशर होगा, तो ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा उसको क्या करेगी, उसकी मोशन को डिस्टर्ब करेगी। अपने माइक से म्यूट रखें, क्योंकि जब कोई सवाल है वॉइस में पूछ ले, क्या समझ में नहीं आई भाई फहीमुल्लाह? वॉइस में पूछ लें। हाउ विंड चेंज द अर्थ रोटेशन, सर इसकी समझ नहीं आई। वो तो आपने सवाल रिपीट कर दिया ना, जो मैंने आंसर दिया है उसकी, उसमें से क्या चीज समझ में आई ये ये पूछ रहा हूँ। सर आपके आंसर की समझ नहीं आई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता है? ये सर और एटमॉस्फेरिक किससे मिलकर बनता है? एटमॉस्फेरिक किससे मिलकर बना है? सर गैसेस से। एयर गैसेस से। एयर तो वो यस एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर लगा रही है कि नहीं लगा रही? यस सर। और हम किस पे रह रहे हैं, जमीन पे, तो इसका मतलब वो जमीन पे प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा? जी सर। तो यही कह रहे हैं कि जब मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर कैन आल्सो अफेक्ट द रोटेशन ऑफ अर्थ, द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का ट्रांसफर होता है बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर, तो वो फिर प्लांट्स की जो प्लैनेट्स की जो रोटेशन उसको इफेक्ट कर देता है। क्योंकि जब नंबर वो बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, जब जान तेज होगी तो ज्यादा प्रेशर होगा, तो ज्यादा प्रेशर होते वो उसकी जो मोशन को थोड़ा सा ड्रैग कर देगी। ओके सर क्लियर हो गया। तो जियोलॉजिकल एलिमेंट से मास के डिस्ट्रीब्यूशन में वो फर्क आ जाता है, इसलिए इसकी स्पीड में भी फर्क आ जाता है। वो कहता है कि दीज इफेक्ट आर जनरली स्मॉल, एयर रेजिस्टेंस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस क्या है? एयर रेजिस्टेंस का मतलब है हवा का रोकना। अगर ये एयर है ना, और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एयर क्या करेगी, आपको अपोज करेगी इस डायरेक्शन में। और अर्थ हमारी क्या आती है, वो डिफरेंट लेयर से मिलकर बना, वो एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है ना, इसके ऊपर पहली लेयर आ गई, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ये सबको आप मिलकर एटमॉस्फेयर बोलती हैं। एक लेयर होती है वो आई थिंक तो ट्रोपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, आइनोस्फेयर होती है, थर्मोस्फेयर होती है, बायोस्फेयर होती है, इस तरह करके लेयर्स होती हैं। हर एक के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ गैसेज है ना, प्रोपोर्शन ऑफ वो एलिमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, वो डिफरेंट होता है। किसी में क्वांटिटी ज्यादा होती है, किसी में क्वांटिटी कम होती है। और ये वजह है कि आपकी जो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है ना, वो आपको यहाँ पे मिलता है, क्योंकि हर एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है ना, वहाँ उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ गैसेस वेरी करती हैं, कोई ज्यादा डेंस होती हैं, कोई लेस डेंस होती हैं। तो ये वजह है कि जो रिफ्रैक्टिव, जो हमारी जो लाइट है वो भी रिफ्लेक्ट कर जाती है, क्योंकि हर लेयर का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर चांद आपको यहाँ पर है, कोई स्टार, वो आपको यहाँ पे करके नजर आता है। क्लियर है तानिया? एटमॉस्फेयर हमको ऊपर से नीचे दबा रहा है,
और एयर क्या करती है, वो हमारी मोशन को अपोज कर, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो इस डायरेक्शन में लगेगी, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो इस डायरेक्शन में लगेगी, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो वो डाउनवर्ड लगेगी, अगर नीचे आ रहे हैं तो वो अपवर्ड लगेगी। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो एक गुलाब की तरह है, वो एक वो लेयर की तरह है, वो हम तो क्या करिए उसके ऊपर जिस तरह ओजोन लेयर है ना, उस तरह एटमॉस्फेयर को आप कंसिडर कर रहे हैं, वो पूरी अर्थ है ना उसके ऊपर वो फैली हुई है, तो वो हमें क्या करती है, वो हमें इस तरह दबा रही होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको कहती हैं। और हमें वैसे फील नहीं होता, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, जितना अर्थ हम पे लगा रही है उतना काउंटर हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो उसको काउंटर कर देता है, तो इस वजह से हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं ना, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जमीन पे जितना जमीन के पास रहेंगे यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ज्यादा होगा, जैसे ही आप ऊपर जाएंगे वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो वही यही वजह है कि वहां पर खाना जो है ना वो लेट पकता है, जमीन पर जल्दी पक जाता है, क्योंकि जमीन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो उसका जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ही है। तो जो कि एटमॉस्फेयर पर जब जाते हैं वो बुलंदियों पर पहाड़ों पर, वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है, तो मे भी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 98 हो गया, 97 हो गया, 96 हो गया, तो वो फिर प्रॉपर चीजों को वो पकाएगा नहीं, जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो हम चीजें अच्छी तरह तभी पकती हैं जब पानी लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद रहेगा, क्योंकि जब पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहेगा, वो जो सब्जी होगी या गोश्त होगा उसके साथ टच में होगा, उसको ज्यादा अच्छी तरह गाल देगा, नरम कर देगा। लेकिन जब पानी भाप बन के उड़ जाएगा, वो फिर उसको प्रॉपर अंदर से वो पकाएगा नहीं। तो जब आप पहाड़ों पर जाती हैं आपको वो ब्लीडिंग भी होती है नोज से, तो ये सारे फिनोमेना वहां पर आपको दरपेश होती हैं। इस पर वैसे काफी डिटेल से लेक्चर बन सकता है। हाँ, जिस वजह सर से ये नाक से प्रेशर खून आता है। जी फहीमुल्लाह। सर ये प्रेशर हाइट पे कम क्यों होती है? वहां पर है क्योंकि नंबर ऑफ एयर है, वो जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो लेयर ऑफ अर्थ है ना, वो एटमॉस्फेयर की लेयर है, हर एक के अंदर क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स या गैसेस वो सेम नहीं है। ये जो हमारे है ना, सबसे पहले जो लेयर हमारे ऊपर है इसमें क्वांटिटी ऑफ गैसेस ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहां पर क्वांटिटी ऑफ गैसेस का वो कम होती चली जाती है। तो जाहिर है कि ये सर ये गैस ही तो। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है, क्या वजह है? नहीं, टेम्परेचर तो हर एक लेयर का अपना अपना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर वो टेम्परेचर वो स्टेबल है ना, दूसरी लेयर पर आपका फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अगर दूसरी लेयर पर टेम्परेचर आपका 100 -100 डिग्री सी होगा ना दूसरी लेयर पर, तो तीसरी लेयर पर ये नहीं होगा कि -200 हो जाएगा, -300 हो जाएगा, बल्कि तीसरी लेयर पर 270 प्लस में चला जाएगा। अब आप हैरान होंगे कि हम थोड़ा सा ऊपर गए हैं तो माइनस में चला गया है, फिर और ऊपर गए तो प्लस में चला गया, फिर ऊपर जाएंगे तो मे भी माइनस में आ जाए। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, रेडिएशन होती हैं, वो इन सारे को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये एक मतलब सेपरेट टॉपिक है लेयर का, क्योंकि इनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की होती है, रेडिएशन की क्वांटिटी भी वेरी करती है, तो ये सारी चीजें आपके जो टेम्परेचर है उसको चेंज करती हैं। यहाँ पर वो ज्यादा होगी रेडिएशन, वहां पर टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पर रेडिएशन कम होंगे वहां पर आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये सारी बातें हैं। क्योंकि अब ज़ाहिर है कि हम वो टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, ये जितनी ना ये एटमॉस्फेयर है, तो अगर आप बोलेंगे तो वो अब इस पर सेपरेट लेक्चर बना लेंगे, वरना आप खुद स्टडी कर लीजिएगा, एटमॉस्फेयर की लेयर्स को पढ़ें, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि वहां पर कौन कौन सी जो गैस है वो कितनी अमाउंट में पाई जा रही है, वहां पर परसेंटेज रेशो कितनी है वो गैसेस के अमाउंट की। तो वहां पर वो ज़ाहिर है कि जब गैसेस कम हो जाएंगी तो वहां पर प्रेशर भी कम हो जाएगा। जमीन पे चूंकि हमारी जो ऊपर लेयर है, अब इसका मुझे नाम नहीं आ रहा, इसकी जो लेयर है ये यहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस बहुत ज्यादा है। क्या तानिया? ट्रोपोस्फेयर है सबसे uppermost। ट्रोपोस्फेयर? स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर तो जोन आती है, और वो कह रहा है ट्रोपोस्फेयर में भी ट्रोपोस्फेयर हो। तो ये वही बात हमने की है कि वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि हाइट के साथ टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं यहाँ पर रेडिएशन का जो फैक्टर है वो आपको टेम्परेचर बढ़ा देगा। कुछ लेयर में अगर आपका टेम्परेचर माइनस में जाता है
तो फिर तीसरी लेयर में उसका टेम्परेचर आपका ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक तो वो थर्मोस्फेयर है या आइनोस्फेयर है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो रेडिएशन है उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से वहाँ पर जो टेम्परेचर वो आपका बढ़ जाता है। तो ये सारे सवालों के जवाब अब जाहिर है कि जब आप पूरी इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर क्लियर होती चली जाएंगी। तो इसका मतलब जो हम ये नहीं कह सकते कि हाइट के साथ टेम्परेचर वो कम होता है, ये डिपेंड करता है वो सारा वहाँ पर रेडिएशन पर। अब जिस हिस्से में आप जा रही हैं वहाँ पर अगर नंबर ऑफ रेडिएशन ज्यादा है तो वहाँ पर आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले गए हैं, तो अब ये नहीं है कि वहाँ पर टेम्परेचर माइनस पे चला जाएगा, वहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ से और भी सवाल निकल आते हैं कि स्पेस का टेम्परेचर क्या होता है। सवाल तो बड़े मजे मजे की हैं कि जिस तरह हमारा जो सन है, अब सन से ये अर्थ के तरह ये अगर अर्थ है तो सन हमें रोशनी दे रहा है, लेकिन ये जो दोनों के दरमियान जो रास्ता है ये सारा अंधेरा है यहाँ पर। आप जब स्पेस में जाते हैं तो ये नहीं होता वहां पर लाइट होती है, वहां पर सारा अंधेरा ही अंधेरा होता है। हालांकि सन से ही लाइट आ रही होती है, लेकिन सन और अर्थ के दरमियान जो सारा रास्ता है वो सारा अंधेरा पर, वो अंधेरे पर मुश्तमिल होता है। तो फिर सन जो स्पेस का टेम्परेचर क्या होता है, सन का टेम्परेचर क्या होता है, ये सारे सवाल तो हैं तो बड़े मजे के, लेकिन जाहिर है कि फिर साथ साथ चलते रहेंगे। इन पर पूरा पूरा लेक्चर बन सकता है इन सवालों पर। चौथा है पोलर आइस कैप। आप जानते हैं कि जमीन पर आइस के वो स्टोरेज मौजूद होती हैं। वाई इज नो लाइट देयर, वही बात आ गई ना कि आप मैं उस पर चला जाऊं, इस पर पूरा जो है ना लेक्चर बन सकते हैं। तो ये वैसे आपकी सर क्यूरियोसिटी के लिए ना, रिफ्लेक्शन नहीं होगी इस वजह से। क्या नहीं होती वहां पर। सर सर पार्टिकल्स नहीं होंगे ना, रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो इसलिए डार्क होगी। तो अगर आपने वहां पर हाँ जी आपने सही आंसर दिया, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होती इस वजह से, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं, वो बिल्कुल खाली जगह होती है, तो इस वजह से वहां पर कोई फिनोमेना रिफ्लेक्शन का नहीं होगा। क्योंकि हम अगर जो चीजों को देखते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं। खैर वो बातें बाद में होती रहेंगी। आप जानते हैं कि जो जमीन है वहां पर क्या होती है, आइस कैप्स होती हैं। जब ये मेल्ट होती हैं, कैन आल्सो अफेक्ट द रोटेशन ऑफ अर्थ एज आइस मेल्ट एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स द मास ऑन द प्लैनेट व्हिच कैन कॉज चेंज इन द रोटेशन रेट। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये स्मॉल वेरिएशन क्रिएट करती हैं। तो ये दे डू नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द लेंथ ऑफ द, मतलब कोई मेजर इफेक्ट नहीं डालते। मतलब ये नहीं है कि घंटों में आपका दिन बड़ा या छोटा होता है, बहुत ही माइनर सा चेंज आता है और ईयर टू ईयर बेसिस पर आता है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज द लेंथ ऑफ अ डे इज कंसीडर टू बी अ कांस्टेंट, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसको यूज करते हैं तो हमारा यही नंबर है 86,400 सेकंड। वैसे थोड़ा इसमें वेरिएशन होती है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल यूज के लिए हमने ये वो यही नंबर हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए इन वजूहात की वजह से गलत है, हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी पर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट emitted by krypton 86 does have a precise frequency. It is not practical basis for a time standard, as it would require specialized equipment and facilities to measure and maintain. Additionally, the frequency of light emitted by krypton 86 is not stable. सीजियम की स्टेबल होती हैं, जितनी स्टेबल वन सीजियम की है ना, उस लिहाज से ये रेडिएशन हमें नहीं देता। तो इस वजह से ऑप्शन बी भी रिजेक्ट, क्योंकि जो कंसिस्टेंटली हमें सीजियम 133 देता है वो हमें क्रिप्टोन 186 नहीं देता। फिर इन सब को रेडिएशन को मेजर करने के लिए इन केस ऑफ क्रिप्टोन 186 आपको स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वो सारी यहाँ पर सीजियम 133 के केस में आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो यानी कि सीजियम 133 आपके लिए इजी टू यूज है, ये हमने पढ़ा भी था कि वो आसान भी होना चाहिए, ना कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। सर प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? नंबर आपका मतलब सेम मिलना चाहिए। अगर आपको 100 दे रहे 100 ही मिले, ये ना हो कि टाइम के साथ साथ कभी आपको 80 दे रहे, कभी 200 दे रहे, कभी 5 दे रहे, इस तरह नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए।
ऑप्शन सी है द ईयरली रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अबाउट द सन। पहले हमने रोटेशन का पढ़ा ऑप्शन नंबर ए में, अब हमने रेवोल्यूशन का पढ़ना है। तो ये सारी बातें आप ऐसे जानते हैं कि जो रेवोल्यूशन होती है ये कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ऑप्शन डी पेंडुलम क्लॉक का भी आपको पता है कि ये जो है ना ये वेरी करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी इसको पेंडुलम क्लॉक इज आल्सो फैक्टर्स, जो फिर ये हाइट पर भी इसकी वो चीजें जो है ना वो इसको वो चेंज वो डिपेंड होती हैं। ये सारी चीजें ये इसको भी एज अ टाइम स्केल हम फिक्स नहीं कर सकते। टेम्परेचर बढ़ने से उसकी जो लेंथ है वो इजाफा हो जाएगा वो स्ट्रिंग की, तो लेंथ में इजाफा होने से आपका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप हाइट पे जाते हैं तो उसके लिए जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। रोटेशन होता है खुद घूमना, सही मुल्ला, और रेवोल्यूशन होता है किसी के गिर्द घूमना। जैसे लट्टू है ना, टॉप टॉप का अगर घुमाए तो आप वो टॉप खुद घूमता है, लेकिन जब आप सर्कल, अगर मैं आपको बोलूं कि सर्कल में मूव करो तो क्या आप खुद घूम रही होती हैं? नहीं, आप सिर्फ सर्कल के सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती हैं। तो जमीन की दो तरह की मोशन है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है ये वाली मोशन, ये सन है और ये अर्थ है। ये जो अर्थ, ये जो पार्ट, ये जो पाथ ये उसने डेवलप किया है, अडॉप्ट किया है, ये पाथ किस वजह से बना है? उसकी रेवोल्यूशन की वजह से। रेवोल्यूशन का दूसरा नाम है सर्कुलेटरी मोशन। इसको आप सर्कुलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, इसको आप रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसका नाम है, अगर और दूसरी बात, अर्थ खुद भी घूमती है, तो जो अर्थ खुद घूमती है उसको हम नाम देते हैं रोटेटरी मोशन का। अगर बड़े ऑब्जेक्ट्स हों जैसे अर्थ है तो वहां पर रोटेटरी मोशन होगी। अगर छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, वहां पर आप स्पिन यूज करते हैं, तो इसलिए इसको स्पिन, इलेक्ट्रॉन के केस में आप इसको स्पिन बोलेंगे, और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में इसको रोटेट बोलेंगे। क्लियर है? जी सर। और नैनो सेकंड, तो नैनो सेकंड क्या होता है? 10⁻⁹ एसआई स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इज बेस्ड ऑन। अब आ जाती है लेंथ की बात कि लेंथ का स्टैंडर्ड किस पर बेस करता है? डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर अलोंग अ मेरिडियन पासिंग थ्रू पेरिस। तो हमने ये पढ़ा था, ये वाला तो ऑप्शन नहीं है। वेव लेंथ ऑफ द लाइट, मरकरी 198 नो, क्रिप्टोन 86 नो, प्रिसीजन ऑप्शन मीटर ई। 6 कौन सा? स्पीड ऑफ लाइट। ई। हाँ जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन जो सही है। अच्छा, उसने पहले यहाँ पर ना गलत ऑप्शन बताए हैं। ऑप्शन ए जो गलत है वो हमें बता रहा है कि रेफर टू द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ सर्कमफेरेंस अलोंग अ मेरिडियन पासिंग थ्रू पेरिस व्हिच वाज यूज्ड इन द पास्ट टू डिफाइन द मीटर। हमने पढ़ा था कि ये हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था। दिस मेजरमेंट वाज मेड बाय फ्रेंच एक्सपीडिशन इन द लेट 18th सेंचुरी, और ये इट वाज ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ मीटर सो एज 1/10 मिलियन। जो ये डिस्टेंस है ना इक्वेटर से वो पोल की तरह, उसका जो 1/10 मिलियन पार्ट जो लेते थे उसको हम क्या बोलते थे? 1 मीटर। लेकिन ये डेफिनेशन अब जो यूज नहीं होती क्योंकि अब ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड आ गए हैं। तो 1960 में मीटर की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया गया, और क्या यूज किया गया? क्रिप्टोन 86। और दिस डेफिनेशन वाज लेटर अपडेटेड इन फिर 1983 में दोबारा इसको अपडेट किया गया। अभी जो करंट डेफिनेशन मीटर की वो स्पीड ऑफ लाइट है, जो फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर है। सर को पर्सनली सेंड करें, सर को पर्सनली सेंड करें इधर चैट में, फिर वो फौरन देख लेते हैं। ऑप्शन था शायद। क्या? ठीक है। द करंट डेफिनेशन ऑफ द मीटर, तो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? ये हमारा फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर है,
और ये हर ऑब्जर्वर के लिए सेम होता है, रियलिटी मोशन से आज़ाद है, तो ये ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड बनाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये फॉर मेजरमेंट ऑफ अर्थ सर्कमफेरेंस अलोंग अ मेरिडियन पासिंग इज नो लॉन्गर यूज एज अ बेसिस ऑफ एसआई यूनिट। दूसरा जो यूनिट है मरकरी 198, ये हमने यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये क्या है? Mercury 198 is not a commonly used source for length measurement as it is a radioactive isotope. तो ज़रा इसको यूज करना वो काफी मतलब नुकसानदेह भी हो सकता है। ये गामा रेज को एमिट करता है, हाई एनर्जी की, और इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। द यूज ऑफ सच ए सोर्स वुड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, खर्चा आपका ज्यादा हो जाएगा, सेफ्टी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रिकॉशन ज्यादा लेने पड़ेंगे, इसलिए ये प्रैक्टिकल यूज नहीं है। सी क्या करता है क्रिप्टोन 86 पर? तो जो क्रिप्टोन 86 है ये क्या है? ये रेयर एलिमेंट है। ये रेयर आइसोटोप ऑफ क्रिप्टो यानी कि बड़ा कम मिलता है नेचर में, तो जाहिर है कि ये ज्यादा अबंडेंट नहीं है, तो इसको भी आप यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन डी क्या कहता है? जो प्रिसीजन मीटर है स्टिक इन पेरिस एंड सजेस्ट दैट इट इज द बेस फॉर वो कह रहा है कि एक्यूरेट नहीं हो सकता जो मीटर वो मतलब वो स्टिक होती है, क्योंकि जाहिर है कि उसकी जो लेंथ वगैरह वो चेंज हो सकती है, इसलिए मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ एंड इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है उसका कितना पार्ट आपने लेना है? ये वाला पार्ट आपने लेना है। इसका जो आंसर आता है वो किसके इक्वल होता है? 1 मीटर के। और ये डेफिनेशन कब अडॉप्ट की गई? 1983 में। डेट्स आपकी याद होनी चाहिए। शुरू में क्या था? प्लैटिनम इरिडियम बार था, तो जिसकी लेंथ हमने कितनी रखी थी? 110 मिलियन पार्ट ऑफ द डिस्टेंस नॉर्थ पोल टू इक्वेटर। तो वो कह रहा है अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को जब हमने वो रखा तो हम इस चीज से बच गए हैं, प्लैटिनम इरिडियम से। क्यों? इट वाज फाउंड दैट लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप कुड चेंज ओवर टाइम, क्योंकि इसमें लेंथ में वेरिएशन आती हैं इस वजह से। तो इस चीज से हम बच गए हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट उनका इस पर असर कोई नहीं होता, टेम्परेचर का बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, इसलिए ये हमें यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो ये हमें प्रिसाइजली वो हमें रिजल्ट देता है। तो टाइप क्या होता है? जी, प्रोटोटाइप जो जी सैंपल सर, उसका नाम प्रोटोटाइप होना क्या है। होता है? दोबारा पूछें, क्या पूछा आपने? सर आपने ये वर्ड एक मेंशन हुआ हुआ है यहाँ पे, प्रोटोटाइप, तो उसका क्या मतलब है? ये सैंपल है जो मतलब जो सिलेंडर है, रॉड, उसको प्रोटोटाइप का नाम दिया होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट पे जी सर। फिजिकल वो, तो इनको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट, ये वर्ड यूज होगा है। आर्टिफैक्ट या प्रोटोटाइप ये वो चीजें होती हैं जो इंसान खुद बनाता है, उनको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट। तो वो कहता है कि जो फिजिकल जो चेंजेस होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट पे असरअंदाज नहीं होती, तो ये बहुत अच्छा हमारे पास स्टैंडर्ड है। This definition is universal, independent of any specific physical artifact, यानी कि आपको कोई फिजिकल सैंपल आपको नहीं बनाना पड़ता, जिस तरह आपने रॉड बनाई हुई थी, या लोकेशन का कोई असर नहीं इस पर पड़ता, कुछ भी इस पर नहीं पड़ता, तो मीटर स्टिक को आप यूज नहीं कर सकते। तो मिनट रह गया एक, तो मंडे को फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप 11 बज गए हैं, तो सेकंड क्लास तो पॉसिबल नहीं होनी। तो मंडे से फिर हम एमसीक्यू नंबर 4 से डिस्कस करेंगे, ठीक है? सैटरडे संडे आपका ऑफ हुआ करेगा। कोई बात है पूछ लें, 1 मिनट रहता है। रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दे, ये भेज देता हूँ।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह